अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू जनरेट वेल्थ विदाउट टेकिंग टू मच ऑफ रिस्क, तो शायद आपका जवाब होगा म्यूचुअल फंड्स में निवेश, और वो भी एसआईपी या सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान रूट के जरिए। सिंपली बिकॉज एसआईपी के काफ़ी फ़ायदे हैं, जैसे कि रूपी कॉस्ट एवरेजिंग और उसकी वजह से रिस्क मिटिगेशन। एसआईपी को ऑटोमेट करके डिसिप्लिन वे में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मार्केट को टाइम करने की ज़रूरत नहीं, मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग के फ़ायदे। तो फिर ऐसा क्यों है कि एसआईपीज़ को बंद करने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है? क्या ये कम रिटर्न्स की वजह से हो रहा है? लेकिन जब ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स देने का दावा कर रहे हैं, तो फिर एक्चुअल में इन इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स मिल क्यों नहीं रहे हैं? हो सकता है कोई बोले कि इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन इस लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन क्या है? 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल? और अगर कोई इन्वेस्टर इस सो कॉल्ड लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट कर भी दे, लेकिन फिर भी उसको अच्छे रिटर्न ना मिले, तो फिर वो क्या करे? और अगर मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल हो, यानी मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव हो रहे हों, तो इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? एसआईपी में निवेश करने के लिए आइडियल फ्रीक्वेंसी क्या है? डेली, वीकली या मंथली? महीने की कौन सी तारीख को एसआईपी में निवेश करना चाहिए? कुल मिलाकर आपको एक स्मार्ट एसआईपी इन्वेस्टर बनने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। एंड आवर आंसर्स विल बी आइदर बेस्ड ऑन द डेटा एनालाइज्ड एंड पब्लिश्ड बाय फंड्स इंडिया और will be based on some of the important investment lessons given in this book, The Intelligent Investor, जिसको वॉरेन बफेट के मेंटोर बेंजामिन ग्राहम ने लिखा है। और ये वॉरेन बफेट के अनुसार इन्वेस्टमेंट पर लिखी गई अब तक की सर्वश्रेष्ठ बुक है। अगर आपको इसकी ई कॉपी पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो आप अपना ईमेल आईडी नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको भेज दूंगा। और अगर आप ये बुक या इन्वेस्टमेंट और पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड 5 बेस्ट सेलिंग बुक्स में से कोई भी फिजिकल कॉपी खरीदना चाहते हैं, तो उनकी डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दी है। अच्छा, सबसे पहले तो एसआईपी के जरिए अगर वेल्थ क्रिएट करनी है तो हमें ज़रूरत है मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग की ताकत को समझने की और उसका पूरा फ़ायदा उठाने की। एंड हाउ डू यू टेक फुल एडवांटेज ऑफ कंपाउंडिंग? बाय स्टार्टिंग अर्ली and being consistent. Let's do some number crunching. अगर आप सिर्फ 10,000 रुपीज़ पर मंथ के एक एसआईपी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, जो आपको मान लो कि 12% मॉडेस्ट रिटर्न दे रहा है, तो आपके पास 30 साल के अंत तक 3.5 करोड़ रुपए होंगे। और अगर आप 30,000 रुपीज़ पर मंथ की एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं 12% रिटर्न के साथ, तो आपको पहले 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए लगभग 12 साल लगेंगे, दूसरे करोड़ तक पहुंचने के लिए 5 साल लगेंगे, और फिर असली मैजिक स्टार्ट होगा। तीसरा करोड़ सिर्फ 3 साल में, और 10वां करोड़ 1 साल से भी कम समय, यानी मात्र 10 महीने में। और इन आखिरी 10 महीने में, इस टाइम के दौरान आपका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 3% यानी 3 लाख रुपए का होगा, वहीं 97 लाख रुपीज़ का रिटर्न होगा। और यही असली मैजिक है। इसके अलावा ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी एसआईपी निवेश को जितनी जल्दी हो सके शुरू करें, क्योंकि मान लीजिए कि आप 25 साल की उम्र में एसआईपी के माध्यम से निवेश करना शुरू करते हैं, तो 60 साल की उम्र तक 10 करोड़ तक पहुंचने के लिए लगभग 15,000 रुपये पर मंथ निवेश करना होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ 5 साल की देरी कर देते हैं, मतलब कि 30 साल की उम्र से शुरू करते हैं, तो एसआईपी में दुगनी राशि यानी करीब 29,000 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्टमेंट करने होंगे। और अगर आप 40 साल की उम्र से शुरू करते हैं तो फिर 1 लाख रुपए पर मंथ लगाने पड़ेंगे 60 साल की उम्र तक 10 करोड़ रुपए बनाने के लिए। यहां पर भी हम 12% रिटर्न से एज्यूम कर रहे हैं। एक और ध्यान देने की जरूरत है, जहां पहले साल में आपके टोटल पोर्टफोलियो में सिर्फ 6% रिटर्न था और 94% अमाउंट आपने खुद ने इन्वेस्ट की थी, वहीं 30वें साल में आपके टोटल पोर्टफोलियो में 90% रिटर्न है
और सिर्फ 10% अमाउंट आप द्वारा इन्वेस्ट की गई है। अच्छा, वन थिंग विच मोस्ट इन्वेस्टर्स हेट इज द वॉलेटिलिटी इन द मार्केट. We all want to see a smooth and continuous positive growth in our investment and would not like to see any negative return. Certainly not a situation wherein our investment witnesses multiple bearish or downward trends. तो एक SIP निवेशक के रूप में आपको इन तीनों सिनारियोज में से कौन सा सबसे प्रेफरेबल होगा? सिनेरियो 1, जहां आपके NAV या नेट एसेट वैल्यू में स्टेबल ग्रोथ हो, या सिनेरियो 2 जहां NAV में एक बड़ी गिरावट होगी, अदरवाइज स्मूथ रहेगा। सिनेरियो 3 जहां आपको वॉलेटाइल NAV ग्रोथ मिले कई गिरावटों के साथ। अधिकांश निवेशक शायद सिनेरियो 1 को प्रेफर करेंगे, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जहां सिनेरियो 1 आपको सिर्फ 12% रिटर्न दे रहा है और सिनेरियो 2 आपको 14% रिटर्न दे रहा है, वहीं सिनेरियो 3 जिसमें मैक्सिमम वॉलेटिलिटी है वो आपको मैक्सिमम रिटर्न यानी 17% तक रिटर्न दे रहा है। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ SIP इन्वेस्टमेंट। लेकिन इसका कारण क्या है कि हमें ऐसे वॉलेटाइल सिनेरियो में सबसे अधिक रिटर्न मिल रहा है? क्योंकि जब मार्केट नीचे जाता है तब उस समय की SIP से हम अधिक यूनिट्स खरीद पाते हैं। उदाहरण के लिए, जब मार्केट में मार्च 2020 में पेंडेमिक इंड्यूस्ड लॉकडाउन की वजह से भारी गिरावट आई थी, तब निफ्टी 50 में की गई 1 लाख रुपए की SIP से 8.6 यूनिट्स मिल रही थी, जबकि पेंडेमिक से पहले और बाद वाले समय में सिर्फ 5 से 6 यूनिट्स ही मिल पाती। अच्छा, मान लीजिए अगर किसी ने नवंबर 17 से नवंबर 20 तक यानी 3 साल के टाइम के दौरान निफ्टी 50 में SIP इन्वेस्टमेंट किया होता और इस दौरान सपोज कोविड क्रैश ना हुआ होता, मतलब पेंडेमिक नहीं हुआ होता, तो उसका रिटर्न और विद कोविड क्रैश के साथ में मिलने वाले रिटर्न्स में एक अच्छा खासा फर्क होता। 13.1% विद कोविड क्रैश, जबकि सिर्फ 9.8% विदाउट कोविड क्रैश, जबकि दोनों केसेस में हम स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम ही एज्यूम कर रहे हैं। इसका मतलब अगर आप एक लॉन्ग टर्म SIP इन्वेस्टर हैं तो जितने भी इंटरमिटेंट मार्केट क्रैशेस होते हैं वो आपके लिए एक अच्छी खबर है, उसमें आपको खुश होना चाहिए। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग उस वक्त अपने पोर्टफोलियो में हो रही गिरावट को देख करके पैनिक करने लग जाते हैं, और रही सही कसर न्यूज़पेपर की हेडलाइंस पूरी कर देती है। शेयर बाजार में हाहाकार, निवेशकों के इतने लाख करोड़ डूबे, जबकि न्यूज़ होनी क्या चाहिए? बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर्स 30, 40, 50% डिस्काउंट्स पर अवेलेबल, खरीदने का सुनहरा मौका। और सच में देखा जाए तो यही सही मौका होता है इन्वेस्टमेंट करने का। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे समय में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना तो दूर, अपनी एग्जिस्टिंग SIP को भी डिसकंटिन्यू कर देते हैं, और यही वो गलती है जो हमें नहीं करनी है। अगला प्रश्न कि हमें SIP से मिनिमम कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए और उसके लिए हमें कम से कम कितने समय तक इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। वैसे तो अगर हम लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं तो 14-15% तक रिटर्न इजीली मिल जाता है, लेकिन अगर हम एकदम कंजर्वेटिव एक्सपेक्टेशन भी रखें तो हमें SIP से कम 10% से ज़्यादा रिटर्न तो मिलना ही चाहिए। अगर SIP से 7 से 10% के बीच रिटर्न मिलता है तो इसको हम डिसअपॉइंटमेंट फेज कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारी उम्मीद से कम है। 0 से 7% को हम इरिटेशन फेज कह सकते हैं, क्योंकि इससे अच्छा रिटर्न तो हमें FD में ही मिल जाता। और अगर नेगेटिव रिटर्न्स मिलता है तो इसे पैनिक फेज कह सकते हैं। तो अगर हमें इस डिप से बचना है तो कम से कम कितने साल तक इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? चलिए देखते हैं। अगर कोई जुलाई 1999 के बाद कभी भी 1 साल के लिए निफ्टी 50 में SIP करता, तो तब से लेकर अब तक करीब 274 महीने होते जब वो ये SIP शुरू कर सकता था, तो उसमें से 25% टाइम्स उसको नेगेटिव रिटर्न्स मिलते और 16% टाइम्स 0 से 7% के बीच रिटर्न मिलता, यानी FD से भी कम। अगर आप 3 साल के लिए SIP इन्वेस्टमेंट करते तो 10% चांसेस है कि आपके रिटर्न्स नेगेटिव हो सकते थे।
5 साल के लिए करते तो मात्र 0.4% चांसेस होते कि नेगेटिव रिटर्न्स मिलते, लेकिन अभी भी 10% चांसेस होते कि हम 7% यानी एफडी से भी कम रिटर्न्स कमाते। लेकिन अगर आप कम से कम 7 ईयर्स तक इन्वेस्टेड रहते तो नेगेटिव रिटर्न्स की प्रोबेबिलिटी लगभग 0% और लेस देन 7% की प्रोबेबिलिटी मात्र 4%। मतलब अगर आप 7 साल से कम समय के लिए इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो एसआईपी इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसमें या तो आपको नेगेटिव रिटर्न मिल सकता है और अगर पॉजिटिव में मिलता है तो एफडी से भी कम मिल सकता है। वैसे तो मोस्ट लाइकली अगर आप 7 साल तक इन्वेस्टेड रहेंगे तो 10% से ज़्यादा रिटर्न मिल ही जाएगा, लेकिन अगर ये 10% या उससे कम रहता है तो उस केस में अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट 2 से 3 साल के लिए और एक्सटेंड कर देते हैं तो आपका रिटर्न मोस्ट प्रोबेबली 10% से ज़्यादा हो जाएगा। कहने का मतलब आपको 7 से 10 साल तक का इन्वेस्टमेंट होराइजन लेके चलना पड़ेगा अगर रिटर्न्स 10% से ज़्यादा चाहिए तो। और ये तो हम केवल निफ्टी 50 इंडेक्स यानी पैसिव इन्वेस्टमेंट की रिटर्न्स की बात कर रहे हैं। वहीं अगर हम एक्टिव फंड्स की बात करें तो उदाहरण के लिए जैसे HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में 7 साल तक SIP करने पर रिटर्न्स कभी भी 10% से नीचे नहीं गए हैं। फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड में भी 7 साल के बाद में सभी ग्रीन जोन में है, यानी मोर देन 10%। फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड में सिर्फ एक बार 7% से कम रिटर्न यानी कि 6% रिटर्न आए हैं, बाकी हमेशा 10% से ज़्यादा ही रिटर्न रहे अगर 7 साल से ज़्यादा इन्वेस्टेड रहते हैं तो। वैसे जिन भी म्यूचुअल फंड्स का मैंने एग्जांपल्स दिए हैं वो कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से, ये सिर्फ रैंडम एग्जांपल्स है। आप अपनी रिसर्च करके या अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से कंसल्ट करके अपना म्यूचुअल फंड्स खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। द ओनली पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज़ कि अगर आप एक स्मार्ट SIP इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको राइट माइंडसेट रखना ज़रूरी है। डिसिप्लिन और पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है। आपका अपने इमोशंस पर स्पेशली फियर यानी डर और ग्रीड यानी लालच पर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट तो ऊपर नीचे होता ही रहेगा। तो क्या आप बार बार अपने SIP में छेड़खानी करते रहेंगे? नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल पिछले 43 ईयर्स का डेटा देखें तो सिर्फ 3 साल को छोड़ दो तो बाकी 40 ईयर्स में कम से कम एक बार तो मार्केट में 10% से ज़्यादा की इंट्रा ईयर डिक्लाइन आई ही आई है। लेकिन हमें इस सब को इग्नोर करना होता है, क्योंकि मार्केट कितनी भी बार कितना भी नीचे आ जाए आखिर में उसको ऊपर आना ही है। भले वो 1919 का BOP क्राइसिस हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, या हर्षद मेहता स्कैम हो, या .com बबल हो, या 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हो, या कोविड पेंडेमिक वाला क्राइसिस हो। हाँ, अगर गिरावट बड़ी हो तो उसको रिकवर होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। ऑन एन एवरेज 1 से 3 साल तक का समय लग सकता है। सबसे लंबा समय लगा था मार्केट को गिरने में और वापस रिकवर होने में, वो था 1994 से 1996 तक। 2 साल 3 महीने में 41% गिरा और वापस रिकवर होने में 2 साल 7 महीने लगे। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि ऐसी गिरावटों से तो आपको फायदा ही होना है। अच्छा, एक और चीज, जैसा कि वॉरेन बफेट कहते हैं कि डोंट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग बट स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। मतलब आपको पहले सेव करके इन्वेस्टमेंट करना है और जो बचे उसको खर्च करना है। और चूंकि मोस्टली हर इंसान की इनकम समय के साथ बढ़ती रहती है तो आपको अपने खर्चे बढ़ाने से पहले अपनी SIP अमाउंट को बढ़ाना चाहिए, जिसको हम स्टेप अप SIP बोलते हैं। क्योंकि अगर आप अपने SIP अमाउंट में हर साल 10% इंक्रीज करते हैं तो आपका पोर्टफोलियो 20 साल बाद में डबल हो जाएगा एज कंपेयर टू उस पोर्टफोलियो के जो SIP में कोई इंक्रीज नहीं करने पर होता। या इसको यूं समझें कि 30,000 रुपीज़ पर मंथ की SIP जो 12% रिटर्न देती हो, उसमें अगर कोई इंक्रीज नहीं किया जाए तो आपके कॉर्पस को 1 करोड़ तक पहुंचने में करीब 12 साल और 5 करोड़ तक पहुंचने में 24 साल लगेंगे। वहीं
इस एसआईपी में अगर एनुअल 10% इंक्रीज करते रहते हैं तो आपको 1 करोड़ तक पहुंचने में मात्र 10 साल और 5 करोड़ तक पहुंचने में 18 साल 11 महीने ही लगेंगे। अगला प्रश्न है, एसआईपी की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, डेली, वीकली या मंथली? तो पिछले 20 साल का अगर अपन डेटा देखें तो पता चलेगा कि रिटर्न्स में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आप कभी भी कर लो फ्रीक्वेंसी। उल्टा मंथली एसआईपी में रिटर्न्स मार्जिनली ज़्यादा ही है इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, तो इसीलिए मंथली एसआईपी करना ही बेहतर है। सो कीप इट सिंपल, मंथली एसआईपी। अगला प्रश्न, क्या हमें एसआईपी को मैन्युअली टाइम करने की कोशिश करनी चाहिए कि हर मंथ में जब भी मार्केट सबसे निचले स्तर पर पहुंच जाए उस वक्त इन्वेस्ट करें? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये संभव ही नहीं है। जब बड़े से बड़े तुर्रम खा इन्वेस्टर्स भी ये नहीं बता सकते कि आगे मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, तो हम और आप तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। और अगर आपको कोई दिव्य शक्ति मिल भी जाए कि आप मार्केट को परफेक्टली टाइम कर सकते हैं, तो भी उसका कोई खास फायदा है नहीं रिटर्न्स के हिसाब से। तो इसीलिए एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर की तरह हर महीने एक ही डेट को इन्वेस्टमेंट करते रहें, और वो भी प्रेफरेबली ऑटो डेबिट के जरिए। अगला प्रश्न, मंथ की कौन सी डेट को एसआईपी करना चाहिए? तो उसका उत्तर है किसी भी डेट को करें, रिटर्न्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए बेहतर होगा कि जिस दिन आपकी सैलरी क्रेडिट होती है उसके 2-3 दिन बाद की कोई डेट चूज कर लें और उस दिन एसआईपी करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद और जय हिंद।